Hello everyone. Good afternoon. Am I audible? Okay guys, yesterday we have done the linear regression. Linear regression आपने try किया? Like Boston housing price problem जो मैंने आपको दी थी, वो आपको खुद से एक बार करनी थी. Have you tried this one? और इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग अभी मुझसे पूछ सकते हैं. उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी. ओके? So guys, I'm waiting for your questions. If you have any question related to regression, related to Boston housing price prediction, related to yesterday we have done the simple salary data. So you can ask that. And one more thing, आप लोग दोनों क्लासेस में कंफर्टेबल आराम से चीजें कर पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे तो आप लोग बोल सकते हैं मुझे. एंड अब तो ऑलमोस्ट हमारा मशीन लर्निंग आज और कल 2 क्लासेस में हम जो हमारा पहले का पार्ट है जो हमें पढ़ना था ओपन सीवी से पहले वो खत्म हो जाएगा. Surendra, I think you were not present in yesterday's class, na? Have you done this problem? Subham, Tanvi, Divya. And Pratika is there or not? Pratika is not present today. So no question, all clear. Okay, that is good. So I assume कि आप लोगों ने ये problem solve कर ली होगी, Boston house price prediction. Okay. Hello Dushyant. ओके सो लाइक हम लोगों ने मशीन लर्निंग में एक टाइप पढ़ा सैंपल मशीन लर्निंग. वन ऑफ द मशीन लर्निंग टाइप इज सुपरवाइज्ड. इन द सुपरवाइज देयर इज द ब्रॉडर कैटेगरीज हम लोग कह सकते हैं. एक रिग्रेशन होता है, दूसरा क्लासिफिकेशन. ओके so we have done the regression, 2 problems in the regression, and now come to the next, that is called the classification. अब आज हम लोग क्या करेंगे, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का दूसरा टाइप है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो हम करें. ओके और क्लासिफिकेशन को हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी कहते हैं. Okay, so logistic regression and iris flower classification problem. Logistic regression and iris flower classification problem we will be solve here. So in the supervised learning, in the 3 types of supervised learning, one is the regression. Okay, we have done the regression, and then the further it is regression is classified into 2 categories, linear and logistic. Linear regression we have done, and logistic regression is a statistical method for analyzing a data set in which there are one and more independent variables that determine an outcome. Basically हम लोग अब क्या कर रहे हैं, logistic regression में हमारा जो भी output होता है, जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो आप प्रिडिक्शन करेंगे, वो प्रिडिक्शन ईदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा. अगर आपकी 2 कैटेगरीज हैं तो आउटपुट या तो ट्रू फॉल्स आएगा या 0 1 आएगा या यस नो आएगा. बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि कल जैसे हमने रिग्रेशन की प्रॉब्लम की, रिग्रेशन में हम लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं रिग्रेशन में हम लोग.
लाइक हमने बोस्टन हाउसिंग प्राइस में प्राइस प्रेडिक्ट की और हमने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने सैलरी प्रेडिक्ट की थी। 2 एग्जांपल हमने किए थे। अब सिंपली रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं जो भी प्रेडिक्ट करूंगी वो एक क्लास होगी, मीन्स एक कैटेगरी होगी, इधर ट्रू, फॉल्स, 0, 1, यस, नो, कुछ इस तरह का। So basically, it is giving you data output in a categorical form. तो अगर आपका सिंपल लॉजिस्टिक होगा जिसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा 0, 1 या यस नो या फिर ट्रू फॉल्स, ओके। एंड अगर आपका क्या होता है मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक, जो लीनियर लॉजिस्टिक नॉर्मल लॉजिस्टिक होता है उसमें 2 क्लासेस में आउटपुट आते हैं, एंड मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूजुअली रिजर्व्ड फॉर द case when the dependent variable has the 3 and more unique values. Like क्या होगा इसमें, इसमें बेसिकली आउटपुट जो होगा, जो प्रिडिक्शन होगा वो 2 से ज्यादा क्लासेस में होगा। जैसे क्या हो सकता है, सच एज मैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड एंड विडो, 4 कैटेगरी में आउटपुट आएगा। एंड जैसे अपन एक एग्जांपल लिया था, जैसे जिस दिन मैंने आपको इंट्रो दिया था, जैसे मैं आपको फ्लावर्स का एग्जांपल, फ्रूट्स का एग्जांपल लेती हूँ। लाइक मैं आपको एक बास्केट में फ्रूट्स दे रही हूँ, उसमें 4 कैटेगरी के फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। सो बेसिकली इसके आउटपुट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आउटपुट होगा, वो कितनी क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस। मींस आउटपुट में जितने यूनिक वेरिएबल्स होते हैं उतनी हमारी क्लासेस होती है। गेटिंग द प्रॉब्लम? बेसिकली डिफरेंस क्या है, लीनियर में आप न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप एक क्लास प्रिडिक्ट करते हैं, एक आउटपुट लेबल प्रिडिक्ट करते हैं जिसकी सर्टेन क्लासेस होती हैं। ओके, सो बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस काम में आता है? दिस इज यूज्ड टू सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। Used to solve classification problem, the response variable categorical in nature. जो भी आउटपुट आएगा वो एक कैटेगोरिकल होगा, okay? And it helps to calculate the possibility of a particular event taking place. किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के अक्कर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मींस आपके पास 4 आउटपुट क्लासेस हैं तो उसमें से कौन सी क्लास में आउटपुट आएगा, ओके? So simply it is, you can say logistic regression is also called as a classification. So basically this is the second type of machine learning, is a classification, and we can also call it as a logistic regression. अब हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे, iris flower classification. To identify different species of an iris flowers given just 4 features. हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें 4 फीचर्स हैं, एंड उन 4 फीचर्स के बेसिस पे आउटपुट है। 4 फीचर्स क्या है? सीपल लेंथ, पीटल लेंथ, सीपल विड्थ एंड पेटल विड्थ। 4 फीचर के बेस पे आउटपुट है वो एक कोई क्लास है, ओके? सो आपको अभी मैं डेटा शो कराती हूँ कैसे हम इसको करेंगे। हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को कि ये कैसे चलता है, ठीक है? सो मैं एनाकोंडा ओपन कर रही हूँ।
Okay, we are opening this one. सिंपली सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल मॉडल लाइक कि मैं सिंपल लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रही हूँ. I'll remove this one. Sklearn, Pandas, NumPy, Matplotlib, and new is here sklearn.datasets. अगर आपने बोस्टन हाउसिंग पे प्रैक्टिस की है तो आपके लिए बहुत इजी होगा, आपको पहले से आता है ये सब. sklearn.dataset से हम लोग load_iris dataset को ले रहे हैं. ओके एंड सपोज अगर मुझे लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करना है तो मैं लीनियर रिग्रेशन कैसे इंपोर्ट करूंगी, sklearn.linear_model import linear regression and mean square error मुझे निकालनी है. So sklearn.matrix is import mean_square_error. Okay, and after that what I will do, I will load the data, load_iris. Okay, iris is equal to load_iris में मैंने डेटा लोड कर लिया. अब मैं इस डेटा को चेक कर रही हूँ, इस डेटा में क्या कीज है. iris.keys, कीज आप देखेंगे इसमें एक डेटा, एक टारगेट है, टारगेट नेम है, डिस्क्रिप्शन एंड फीचर नेम्स. ओके अब मैं सबसे पहले डेटा को देखती हूँ, iris.data. आई थिंक ये सब आपको समझ आ रहा है. जहां पर भी आपको डाउट लगे आप मुझे बीच में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. ओके अदरवाइज बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि एक हमें ऐसा एग्जांपल कर चुके हैं बोस्टन हाउसिंग प्राइस, तो आपको ये सब समझ आना चाहिए. हम लोग sklearn से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, उस डेटा में हम कीज चेक कर रहे हैं, उसमें से हम एक की है डेटा, डेटा की हम सेव चेक कर रहे हैं कि उसमें कितना डेटा है. 150 रोज एंड 4 कॉलम्स है. ओके एंड iris.target के अंदर क्या है, iris.target को आप प्रिंट करके देखेंगे, इसके अंदर वैल्यूज हैं 0 1 2. ओके बेसिकली ये क्या है, ये क्लासेस हैं 0 1 2. ठीक है ना, 3 तरह के फ्लावर्स हैं उसमें. अब आप आगे क्या कर रहे हैं, हम आगे इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर रहे हैं. iris.feature_names भी आप देख सकते हो, एक कॉलम एक की थी feature_names, तो feature_names हमने चेक किए हैं. iris.description हमने चेक किया, डिस्क्रिप्शन से आपको पता चल जाएगा कि कैसा डेटा है. iris प्लांट्स डेटाबेस है, इसमें क्या क्या चीजें वो सब आपको पता लग जाएंगी. ओके एंड आफ्टर दैट iris.data को हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब हम हमारा मॉडल बनाएंगे. iris.pd.dataframe, आप लोग साथ के साथ करना मेरे. iris.dataframe, pd.dataframe, iris.data. iris.data को मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रही हूँ. I got a question. Can you show the previous code? Yes, Dushyant, I'll show you. Yes, this one.
जिससे ऊपर मैंने लोड किया है उससे ऊपर लाइब्रेरीज हैं, फिर मैंने iris load underscore iris किया है, देन उसकी कीज आप 1 by 1 कर लीजिए, मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। दुष्यंत लोड के लिए ये है लोड अंडरस्कोर iris। लाइब्रेरीज हैं this one, sklearn.datasets, from sklearn.datasets import load underscore iris, write down this one. Okay, now done till this, लाइक हम लोगों ने डेटा लोड कर लिया, लोड करने के बाद कीज देख लिए हैं, फिर कीज में से पर्टिकुलर कीज हम चेक कर रहे हैं कि डेटा में क्या है, टारगेट में क्या है, फीचर नेम्स में क्या है। ओके गाइस, shall I proceed? ओके गाइस, आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स बहुत कम लिखते हैं आप लोग। Okay, now I got some responses. Okay, guys, that is good. You are doing. So simply the feature name and description, we can check it. Okay. After that, what we need to do, we need to convert like this data. आपको क्या बनाना है? आपको x और y बनाना है. So iris dot data को हम लोग क्या करेंगे? Data frame में convert करें. So pd dot data frame and inside the bracket I am writing iris dot data. And ir dot head.
Okay, so here you can see we have like 4 columns and rows. Okay, so simply अब मैं क्या करूंगी, जो कॉलम्स में है, कॉलम्स में मेरे क्या लिखा आ रहा है 0 1 2 3. अब 0 1 2 3 की जगह मैं फीचर नेम्स डाल देती हूँ. सो iris ir.columns is equal to iris.features underscore names. ओके, यू कैन सी दिस वन. इसके बाद जो आउटपुट आएगा इसमें मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे हेडिंग्स में सीपल लेंथ पीटल सीपल विड्थ पीटल लेंथ पीटल विड्थ आ जाएगा. ओके, नाउ टारगेट को हम एक और कॉलम ऐड कर देंगे यहाँ पे. जैसे हमारे 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम हमें किस में डालना है, एक्स में डालना है. अब हम एक फिफ्थ कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, उसका हेडिंग टाइटल हम क्या देंगे, टारगेट. डेटा फ्रेम में आपको नया कॉलम ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे, IR ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे जो भी आप कॉलम का नाम देना चाहते हैं वो नाम इक्वल्स टू जो डेटा आप उसमें डालना चाहते हैं. आइरिस, जैसे डिक्शनरी में आप एक नई की कैसे डालते हैं उसी तरह से हम डेटा फ्रेम में डालते हैं. ये पांडास के टाइम भी मैंने आपको बताया था. आइरिस डॉट टारगेट, आइरिस डॉट टारगेट को हम IR टारगेट के अंदर डाल देंगे. ओके, IR हेड हम प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा. ओके, अब आपके पास पूरा डेटा IR के अंदर है जिसमें 5 कॉलम्स है. एंड टारगेट में क्या है, 0 1 2 इस तरह से वैल्यूज है. 3 कैटेगरी है. अब हम क्या करेंगे, x और y में डिवाइड करेंगे इसको. लाइक आप जो टारगेट वाला कॉलम है उसको तो y बनाएंगे और बाकी ये जो 4 हैं इनको x बनाना है. तो कैसे बनाए हम, IR टारगेट को हमने कैपिटल Y में डाल दिया. y इज इक्वल टू IR टारगेट, x इज इक्वल टू IR डॉट ड्रॉप. टारगेट को हटा दो, उसके अलावा बाकी सब बचा जो है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, x में. ये चीज करो अभी. एंड यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा है, कंप्लीट कॉलम को हटाना मुझे, टारगेट के कंप्लीट कॉलम को रिमूव करना है मुझे. ओके, IR टारगेट डॉट हेड आप देखेंगे, IR टारगेट y इज इक्वल टू IR टारगेट, x इज इक्वल टू IR डॉट ड्रॉप टारगेट x इज इक्वल टू 1. एंड देन x का हेड प्रिंट करके देखा मैंने एंड y का हेड प्रिंट करके देखा. x डॉट हेड, y डॉट हेड. x डॉट हेड देखोगे आप तो उसमें क्या आएंगे आपके पास 4 कॉलम्स एंड y डॉट हेड में क्या आएगा, एक कॉलम टारगेट. गॉट इट.
अब हम लोग क्या कर चुके हैं, हमने एक एसक्यूएल लाइब्रेरी से डेटा कैसे लोड करते हैं, उसको लोड करने के बाद डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना एंड उसके बाद उसको एक्स और वाई में डिवाइड करना, यहाँ तक का काम हमने कर लिया है। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद आपको बेसिकली डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ट्रेनिंग एंड टेस्ट। ओके, आई गॉट अ क्वेश्चन. Key error target. Maypal is getting error. टारगेट आपने जो कैप यहाँ पे जैसे मैंने कैप्स में लिखा, आपने पहले कैप्स में नहीं लिखा होगा। आप अपना यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे टारगेट कैसा आ रहा है। अगर कैप्स में आ रहा है तो आपको कैप्स में लिखना है, आपने मिक्स कर दिया है तो आपको वैसे देखना है। महिपाल जस्ट चेक इट एंड ट्राई करो आप कैसे लिख रहे हो। Okay, is done. That's good. Next thing is, now we have our data in X and Y. Okay, so what we need to do, we need to divide the data. So we need to use the function train underscore test underscore split. So where is it? या तो आप इसको है ना import करो from sklearn dot model selection import train underscore test underscore split, और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप import कर रहे होते हो पहले तो आपको ये चीज आप हटा सकते हो, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में किया था, और आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट नहीं किया तो मैं क्या लिखूंगी, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन डॉट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, इसके ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, x कॉमा वाई, किसको डिवाइड करना है आपको, x और y को। टेस्ट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू 0.33 कॉमा रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। एंड इसको इधर कितने वेरिएबल्स में डालोगे, 4 वेरिएबल्स में, x अंडरस्कोर ट्रेन, x अंडरस्कोर टेस्ट, y अंडरस्कोर ट्रेन, y अंडरस्कोर टेस्ट। ओके, ये लाइन लिखो आप, आई एम वेटिंग। ओके गाइस, ये हम x और y को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं।
Done? Okay, good. Now you can check the shape of all the parameters. जैसे x train में कितना डेटा आया, y train में कितना डेटा आया, x test में कितना है, y test में कितना है. तो आप ये देखेंगे y वाले जो आउटपुट है वो केवल एक कॉलम होगा. x के आउटपुट नंबर ऑफ रोज कॉमा कॉलम्स मींस 4 फीचर है हमारे पास. टोटल हमारे पास डेटा 150 में से 100 हमारा ट्रेनिंग के लिए हो गया और 50 हमारा टेस्टिंग के लिए रहेगा. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जैसे हम पहले लीनियर रिग्रेशन यूज करते थे, अब इन प्लेस ऑफ लीनियर रिग्रेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन. जैसे आप ये चीजें लिखते हो, यहाँ पे मैं एक नई लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगी. From sklearn.linear_model import logistic regression. Okay, lm is equal to logistic regression lm.fit x_train comma y_train. Okay, what happened? Okay, मैंने इसको रन नहीं किया आई थिंक. यस, अब आप लोग देख सकते हो मैंने लीनियर मॉडल लीनियर रिग्रेशन की जगह यहाँ पे क्या यूज किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं था, बाकी एज इट इज है. यहाँ पे आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर लिया. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, lm.predict मॉडल हमारा क्या बना है, lm.predict x_train. सो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, y_train, और जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है उसको आपने डाला y_train_predict में. सिमिलरली ये x train पे चेक किया, ऐसे ही x test पे चेक करेंगे अपन. जो आउटपुट आएगा उसको हमने किस में डाला, y_test_predict. ओके, एंड अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमें पता है x टेस्ट को लेने पे आउटपुट क्या आना चाहिए था, y_test. y_test जो आना चाहिए था उसकी जगह आउटपुट क्या आया, y_test_predict. सो दोनों का हम कंपैरिजन चेक करेंगे, y_test_predict और y_test. और यहाँ पे pd.dataFrame and df.head, ये इधर एक्चुअल है और ये प्रेडिक्टेड है. ये हेड से हमने कुछ एक आउटपुट देखे. इसके बाद आप इसके मीन स्क्वायर एरर निकाल सकते हैं. मीन स्क्वायर एरर कैसे निकलती है, sklearn.matrices from sklearn.matrices import mean_square_error. I'm just waiting, just complete it. अब मैं 1 मिनट का वेट कर रही हूँ, आप लोग जो कोड का पार्ट रिमेनिंग है उसको लिख लो.
ओके गाइस, डन। यहाँ तक सबको समझ आ गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये बस डिफरेंस इतना है, जो क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी बोलते हैं, और एस्केलॉन से आपको मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करना है। बाकी सेम मेथड है। यहाँ तक हो गया क्या सबका? ओके, डन, दैट इज गुड। सो नेक्स्ट, आप एरर निकाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। मीन स्क्वायर एरर बहुत ही कम है। अब यहाँ पे एक नई चीज अपन है, ये तो प्लॉट है सिंपल। प्लॉट आपको बनाना आता है, आप सिंपल जैसे हम लोग लाइन बनाते थे वैसे ही आपको लाइन बनानी है यहाँ पे भी। अब मैं यहाँ पे एक नई चीज बताती हूँ आपको। confusion matrix. From sklearn dot matrix import confusion underscore matrix. Okay, on confusion underscore matrix y underscore train underscore predict comma y underscore train. You can see this one. First write this confusion matrix कैसे निकालते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करती है बेसिकली। अभी मैं आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझाती हूँ, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना रही हूँ।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका इधर की साइड जो वैल्यू है, दिस इज द एक्चुअल, ओके, एंड जो ये इधर है y, these are the predicted values. अब क्या होता है, जैसे अगर 1 है, एक्चुअल वैल्यू 1 थी, 1 को प्रिडिक्ट करता है मेरा मॉडल, या तो 1 करेगा या तो 0 करेगा। सो सपोज 1 को 1 प्रिडिक्ट कर रहा है, ऐसा 15 केसेस में कर रहा है, और 1 को 0 प्रिडिक्ट कर रहा है, ऐसा कितने 5 केसेस में। सिमिलरली 0 को 1 प्रिडिक्ट कर रहा है 2 केसेस में, एंड 0 को 0 प्रिडिक्ट कर रहा है 10 केसेस में। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा है उसमें से करेक्ट प्रेडिक्शन कितना है, करेक्ट प्रेडिक्शन है ये, मीन्स 1 को 1 प्रिडिक्ट कर रहा है, 0 को 0 प्रिडिक्ट कर रहा है, मीन्स 1 जो है उसको वो 1 ही बता रहा है मॉडल। ऐसा कितने केसेस में कर रहा है, 15 केसेस में। टोटल 1 कितने होने चाहिए थे, 20, बट 5 जो 1 है उनको ये क्या बता रहा है मॉडल, 0, 1 को 0 बता रहा है। इसी तरह से 0 को 1 कितने केसेस में बता रहा है, 2 केसेस में, एंड 0 को 0 कितने केसेस में बता रहा है, 10 केसेस में। अब इसको आगे हम लोग कैसे देख सकते हैं, लाइक आपका इसको हम लोग बोलते हैं, जो पहली वाली वैल्यू है उसको आप ट्रू बोल सकते हो, एंड इसको फॉल्स। और अदरवाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो अब ये जो प्रिडिक्शन कर रहा है वो 1 को 1 बता रहा है, तो ये चीज क्या है, सही है। 1 को 1 बताना क्या है, करेक्ट है। सो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज ए ट्रू। ये कुछ टर्म्स आएंगे अभी, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब इन टर्म्स का क्या मीनिंग है वो समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। सो अगर आपका कोई रिकॉर्ड है वो 1 है, 1 को 1 ही प्रिडिक्ट कर रहा है, मीन्स क्या कर रहा है, ट्रू। दूसरी क्या बात है, आपका कोई रिकॉर्ड है 1, उसको 0 प्रिडिक्ट कर रहा है, मीन्स गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द फॉल्स। सिमिलरली 0 को 1 प्रिडिक्ट कर रहा है, 0 को 1 प्रिडिक्ट कर रहा है, ये क्या है, गलत है, फॉल्स। और 0 को 0 प्रिडिक्ट कर रहा है ये, सो दिस इज 0 को 0 इज ट्रू। यहाँ तक आपको ये पता चल गया है कि क्या फॉल्स है, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है। अब हम इसको क्या देखते हैं, अब इसके आगे एक और टर्म ऐड करते हैं, ट्रू। ट्रू के बाद ये 1 को हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो आउटपुट अगर 1 आ रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव। ओके, एंड आउटपुट अगर गलत आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, कोई बात नहीं, पर आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है 0, 0 मीन्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। सिमिलरली आउटपुट क्या आ रहा है, इस केस में 0 को 1 बता रहा है, मतलब गलत बता रहा है, पर आउटपुट जो आ रहा है वो क्या है, 1 है,
मीन्स पॉजिटिव है, तो फॉल्स पॉजिटिव। एंड 0 को 0 बता रहा है, ट्रू है, एंड 0 क्या है, नेगेटिव है, सो ट्रू नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। सो जब भी हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो ये टर्म्स आती हैं। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। समझ आ गया क्या ये क्या होती हैं, कैसे बनती हैं? किसी एक चीज को हम पॉजिटिव मानेंगे, बाकी को नेगेटिव मानेंगे। I got a question. ओके मैम। अब अगर आपको एक्यूरेसी निकालनी हो, तो एक्यूरेसी क्या है, सही रिजल्ट कौन से हैं, 15 और 10। सो एक्यूरेसी हम कैसे निकालते हैं इसकी, हम लोग इसकी एक्यूरेसी ऐसे निकालते हैं। एक्यूरेसी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय true positive plus true negative plus false positive plus false negative, all four. Okay, true positive plus true negative divide by true positive plus true negative plus false positive plus false negative. इस तरह से भी आप एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। यस महिपाल, ऑलवेज डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगी वो करेक्ट प्रेडिक्शन होगा। लाइक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्लासेस, ये मैंने बताया कि 2 क्लासेस अगर इनपुट आउटपुट में है, जैसे 1 0, एक और क्लास हो सकती है 2, बट डायगोनल हमेशा ये बताएगा, जैसे 1 को 1 प्रिडिक्ट कर रहा है, 0 को 0 प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब इनपुट जो था उसको आउटपुट में सही बता रहा है। मतलब अपन को पता था कि वो उसका आउटपुट 1 ही आना चाहिए और वो भी 1 ही बता रहा है। सो डायगोनल में हमेशा करेक्ट प्रिडिक्शन होगा। सो सारे डायगोनल का सम डिवाइड बाय टोटल इज इक्वल टू एक्यूरेसी। क्लियर? So this is the second type of machine learning, classification. Okay, and confusion matrix. So supervised machine learning के हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड इससे पहले मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और दे देती हूँ। तो हो गया था, ओके। And you can also check some data sets like sklearn data sets, sklearn data sets,
toy data sets, and you can try with the other. Hello, am I audible? ओके, सो यू कैन ट्राई, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल क्लासिफिकेशन का करा दिया आइरिस डेटा सेट में, ठीक है? एक बोस्टन का रिग्रेशन पे मैंने करा दिया। अब आप इनमें से कोई एक एग्जांपल, जैसे वाइन डेटा सेट है, तो उसको आप क्लासिफिकेशन से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? रिग्रेशन से, जैसे लोड अंडरस्कोर डायबिटीज का डेटा सेट है, उसको आप रिग्रेशन से ट्राई कर सकते हैं। तो ये 2 और डेटा सेट पे आप रिग्रेशन से और क्लासिफिकेशन से एक-एक एग्जांपल करेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ओके? अब हम हमारे ट्यूटोरियल पे आते हैं। क्लासिफिकेशन, ये सारा यहाँ से भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई हुई है, जो मैंने अभी नहीं बताई आपको। जैसे आप कभी भी कोई भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने डेटा को देखना पड़ेगा। हम लोगों ने ये एस्केलान से डेटा सेट्स क्यों लिए हैं? बिकॉज़ ये स्टैंडर्ड डेटा सेट्स हैं। ये डेटा सेट प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। ये प्रॉपर डेटा सेट्स हैं। आपको कोई भी प्रैक्टिस करनी है अपने खुद के डेटा पे, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड है क्या? वो डेटा स्टैंडर्ड स्केलिंग को फॉलो करता है क्या? सर्टेन रूल्स होते हैं जो हमें डेटा को देख के पता चल जाते हैं कि ये डेटा हमारे काम का है या नहीं। ओके? सो सबसे पहले एक और तरीका होता है डेटा को ठीक करने का, उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। एस्केलर्न का जो डेटा सेट होता है, एस्केलर्न या कहीं से भी कोई भी डेटा सेट, एस्केलर्न वाले सारे डेटा सेट ऑलरेडी प्री प्रोसेसिंग करी हुई होती है, वो स्टैंडर्ड डेटा सेट होते हैं। बट अगर आपने कोई एक्सेल फाइल या कोई सीएसवी फाइल कहीं अदर रिसोर्सेज से ली है, उस पे आप सारा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले उसके डेटा सेट को चेक करना पड़ेगा। ओके? सो यहाँ पे एस्केलर्न के अंदर प्री प्रोसेसिंग के अंदर एक स्टैंडर्ड स्केलर होता है। एस्केलर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। अब ये स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है? ये स्टैंडर्ड स्केलर डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। क्या होता है बेसिकली प्री प्रोसेसिंग, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अपने पास एक डेटा सेट है, ठीक है? उस डेटा सेट में आपके पास, लाइक अपन एक एग्जांपल लेते हैं। यस, एक डेटा सेट लिया मैंने, सोशल नेटवर्क एड्स, ठीक है? इस डेटा सेट के ऊपर मुझे दिखना है, मुझे इस डेटा सेट को एक एल्गोरिथम के थ्रू यूज करना है। बेसिकली इसमें क्या डेटा सेट है मैंने रीड कर लिया। मैंने यहाँ पे डेटा को रीड कर लिया, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv सोशल नेटवर्क अंडरस्कोर एड्स डॉट csv। ये एक फाइल है जिसमें आप देखोगे यूजर आईडी, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेज्ड, यस और नो, ये अवेलेबल है। ओके,
सो सिंपली इस डेटा को आप देखोगे, इससे आपको पता लग रहा है कि आपके पास जो डेटा है उस डेटा में क्या रेंज है। देखो एज आपकी 1 to 100 के बीच में हो सकती है। एस्टिमेटेड सैलरी आपकी ये 1000 से लेके lakhs तक है। सो बेसिकली इनके बेसिस पे, एक है जेंडर, एक है यूजर आईडी, इन 4 कॉलम्स के बेसिस पे मुझे पता करना है कि कोई आदमी परचेज कर सकता है या नहीं कर सकता। सो यहाँ पे आप जो देखेंगे, आपकी एज मैक्सिमम 2 या 3 डिजिट में होती है और सैलरी आपकी 4-5 डिजिट में, एटलीस्ट 5 डिजिट सैलरी के हैं। जब आपके पास कोई डेटा होता है, आप किसी भी इक्वेशन में डेटा रखते हैं, अगर किसी डेटा की रेंज बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेटा ज्यादा डोमिनेटिंग है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर m बहुत छोटा है और x बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है जो आउटपुट आएगा आपका वो x ज्यादा इफेक्ट करेगा उस आउटपुट। सो सिंपली हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जैसे एज और सैलरी दोनों को मैं एक रेंज में लेकर आऊं, दोनों को मैं एक एक रेंज में ले आऊं ताकि इसमें ऐसा न रहे कि किसी एक कॉलम का वेटेज ज्यादा हो। उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा। जैसे मैथ्स में नहीं करते थे अपन, मैथ्स में जैसे आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हो ऊपर, मतलब न्यूमरेटर को, और उतने से ही मल्टीप्लाई करा देते हो डिनोमिनेटर, उससे आपका कोई कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे भी मुझे ये कराना है कि ये पूरा जो डेटा है इस डेटा को मुझे एक रेंज में कन्वर्ट करना है। एक रेंज में कन्वर्ट करने के लिए मैं या तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगी या डिवाइड करूंगी, पूरे डेटा में कुछ इस तरह से करूँ। सो यहाँ पे मैंने डेटा देखा, मुझे यूजर आईडी और जेंडर नहीं चाहिए, मुझे केवल एज और एस्टिमेटेड सैलरी चाहिए। इसको भी एक्सट्रैक्ट, ये भी पता करने के अलग अलग तरीके होते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन जो हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे आपके पास कितने फीचर हैं, आपके पास 4 फीचर हैं, एक यूजर आईडी, एक जेंडर, एक एज है, एक एस्टिमेटेड सैलरी है। बट इन 4 में से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, वही हम काम में लेते हैं, सारे फीचर इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब आपको कैसे पता कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है? इसको करने के कई सारे तरीके होते हैं। 2 तरीके बेसिकली ब्रॉडली होते हैं। एक तो होता है कि अगर आपको डोमेन नॉलेज है तो आप डेटा को देखते ही बता सकते हो, और दूसरा ये कि आपको डोमेन नॉलेज नहीं है तो कुछ मेथड्स होते हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। ओके, सो हम सिंपली यहाँ पे, अभी तो हमें देखने से पता चल रहा है कि जेंडर की हमें कोई नीड नहीं है। वैसे भी अगर कोई कॉलम होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती हैं, अगर कुछ स्ट्रिंग जैसा होता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में या फिर उस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो मैं जेंडर को छोड़ रही हूँ और यूजर आईडी भी मैं छोड़ रही हूँ। उसके अलावा मैं केवल 2 फीचर ले रही हूँ, एज और एस्टिमेटेड सैलरी। उसके बेसिस पे मैं परचेज को प्रिडिक्ट करूंगी। ओके, सो डेटा सेट डॉट आई एल ओ सी एक फंक्शन है जिसमें से आप चाहो वो कॉलम ले सकते हो, और कौन सी रो, आप पर्टिकुलर कॉलम का नाम आपको नहीं पता तो भी आप उसमें से कॉलम निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। सो ILOC डेटा फ्रेम का ये एक फंक्शन है। डेटा सेट एक डेटा फ्रेम है, डेटा सेट डॉट ILOC कॉलन ब्रैकेट कॉलन, कॉलन मीन्स ऑल द रोज, कॉमा, कॉलम्स कौन सा चाहिए मुझे, सेकंड एंड थर्ड, ये 0th है, ये 1 है, सेकंड क्या, एज, और एस्टिमेटेड सैलरी 2,3। ओके, फिर मैं इसको क्या कर रही हूँ, डॉट वैल्यूज।
गॉट इट। इसको मैंने किस में डाल दिया, x में। इसी तरह से मैंने y में क्या डाल दिया, डेटा सेट डॉट ILOC, ऑल द रोज एंड कॉलम इज ओनली द फोर्थ वन। एंड डॉट वैल्यूज से क्या होगा, ये डेटा फ्रेम से numpy array में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ तक क्लियर है। x और y में मैं डेटा को डिवाइड कर दिया। ओके, इससे ऊपर मुझे ये रीड करना पड़ेगा। ओके, libraries also I need to import. अब हम आगे क्या करेंगे, हमने ये देखा कि दो फीचर है हमारे, दो फीचर हमारे पास आ गए, x और y हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, डेटा को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आपको पता है दो फीचर है, उनकी रेंज अलग अलग है। अब हम इसका नॉर्मलाइजेशन करते हैं। फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। आप लोग खुद देख सकते हो sklearn के अंदर प्री प्रोसेसिंग के टूल्स होते हैं। यहाँ पे मैं डालती हूँ sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। ये sklearn की स्टैंडर्ड वेबसाइट आ गई है, sklearn.org। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो sklearn.preprocessing.standard scale है। Standardize the features by removing the mean and scaling to its unit variance। बेसिकली हम क्या करेंगे, पूरे वैल्यू में से हम उसके मीन को डिवाइड करेंगे एंड स्टैंडर्ड मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे डेटा को हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो भी डेटा है, जैसे हमारा यहाँ डेटा है, जो भी हमारा डेटा है उस डेटा में हर कॉलम को, जो हमारे दो कॉलम है, हर कॉलम को हम स्टैंडर्ड स्केलिंग के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली ये सब किसके साथ करना है, आपका जो x है उसके साथ, y की कोई स्टैंडर्ड स्केलिंग नहीं करते। सो y को अलग रहने दो और x के दोनों पार्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर लो। हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर डॉट, अब इसके लिए इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करते हैं स्टैंडर्ड स्केलिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलिंग करने के लिए centering and scaling happens independently on each feature by computing the relevant statistics on the sample in the training set. Mean and standard deviation are then sorted to be used on the later to transform। मतलब आप क्या कर रहे हो, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर रहे हो। अब यूज कैसे करेंगे, बेसिकली यूज हम ऐसे करेंगे कि आपको यहाँ पे जैसे ये डेटा, कोई भी डेटा है, उस डेटा का स्टैंडर्ड स्केलिंग करनी है। स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर मीन्स वेरिएबल क्या आ गया, स्केलर। स्केलर डॉट फिट, स्केलर डॉट फिट में जो भी आप डेटा पास करा देंगे उसकी स्टैंडर्ड स्केलिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमने स्केलर डॉट फिट डेटा कर दिया एंड डेटा फिट करने के बाद हम लोग इसको डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, फिर हम डेटा डालते हैं। ठीक है, यही चीज हमें एक्स ट्रेन के साथ करनी है, एक्स टेस्ट के साथ करनी है। सो पहले हम फिट फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर हम ट्रांसफॉर्म फंक्शन अप्लाई करेंगे, उसके साथ ही आपके डेटा पे हो जाता है ये काम। बेसिकली सबसे पहले आपको फिट फंक्शन क्या देता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देता है। ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या करता है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन उस डेटा पे वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करता
एंड अगर आपने एक बार फिट अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आपको फिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपका देखो, अब अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्री प्रोसेसिंग लिया, प्री प्रोसेसिंग में स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट किया, स्टैंडर्ड स्केलर को एससी में ले लिया, एससी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। आप पहले फिट को लगाओ उसके बाद ट्रांसफॉर्म को लगाओ, या आप दोनों को एक साथ लगा सकते हो, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। सो एससी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कौन से डेटा पे अप्लाई कर रहे हैं, एक्स ट्रेन पे। जो एक्स का डेटा है उसी पे लगाएंगे ये सब स्केलिंग, वाई के डेटा पे लगाने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले एक्स ट्रेन पे लगा दी, उसके बाद हम किस पे लगा सकते हैं, एक्स टेस्ट पे लगा सकते हैं। सो ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट। फिट एक बार लग जाता है, सबसे पहले फिट लगता है उसके बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे मैंने पहली बार फिट ट्रांसफॉर्म को एक साथ लगा दिया, उसके बाद ट्रांसफॉर्म लगाया केवल टेस्टिंग डेटा के लिए। ओके यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब आप एक्स ट्रेन को प्रिंट करके देखेंगे, वो एक -1 से 1 की रेंज में कुछ वैल्यू, -2 3 से लेके +2 3 की रेंज में एक वैल्यू आ जाएगी। अब आपका एज का पैरामीटर भी उतना ही इफेक्टिव रहेगा जितना सैलरी का रहता है। दिस इज द स्टैंडर्ड स्केलिंग। गाइज मैंने आज आपको 2 3 नई टर्म देने की कोशिश की। एक होता है स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या होती है, एक होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, एंड क्लासिफिकेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। ये सब आपको समझ आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, या कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके गाइस, एंड आगे तो सेम मॉडल लगाना है। लॉजिस्टिक मॉडल आपको लगाना है, प्रिडिक्टेड परचेजिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये डेटा सेट भी मैं आपको भेज दूंगी, आप इस डेटा सेट पे भी एक बार ट्राई करना। ओके सो दिस इज द सुपरवाइज मशीन लर्निंग। आई थिंक मैंने सारे टॉपिक इस सुपरवाइज मशीन लर्निंग से रिलेटेड कवर कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। आई थिंक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग हम आज नहीं पढ़ेंगे। आज मैं एक छोटा सा पाइथन का टॉपिक और ले लेती हूँ, बिकॉज एक साथ एल्गोरिथम आपको दो दो समझ नहीं आएंगे। तो कल हमारा अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग बचा है, उसको हम कल करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग एक छोटा सा पाइथन का टॉपिक और पढ़ लेते हैं। ओके, ऑल आर एग्री विथ मी? गाइस सेंड मी a quick response. Okay. Okay, so we will do the one topic of Python. आई थिंक फाइल हैंडलिंग तक हम कर चुके हैं। एक टॉपिक मैं आपको नया बताती हूँ, पाइथन वेब स्क्रैपिंग, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यू विल नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम ए वेबसाइट। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये आप करोगे तो आपको काफी इंटरेस्ट आएगा इसमें। बेसिकली इन द क्लास 1 आई टोल्ड यू पाइथन को हम वेरियस फील्ड में यूज कर सकते हैं।
जैसे पाइथन को हम मशीन लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं, डेटा साइंस के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसी तरह से पाइथन से हम वेबसाइट भी बना सकते हैं, पाइथन से हम वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेबसाइट से आपको HTML कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना। Okay, so basically we are extracting the data. Basically HTML files of any website is called web scraping. जैसे आपको किसी वेबसाइट से डेटा लेना है, लाइक हम एक लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, लाइक जो इंडियन गवर्नमेंट की जो कोरोना वायरस पे अपडेट की वेबसाइट है, वहां से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे लेटेस्ट डेटा चाहिए, मुझे ये चाहिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है, वो मुझे अपने कंप्यूटर पे चाहिए। सो उस वेबसाइट से मैं मैनुअली जाके कॉपी नहीं करूंगी, मैं प्रोग्राम लिख सकती हूँ, उस प्रोग्राम से मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के उनकी खुद की एपीआई होती है। एपीआई मीन्स वो आपको कुछ क्रेडेंशियल देते हैं, उसको यूज करके आप उनकी वेबसाइट से डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन सभी वेबसाइट्स के पास एपीआई नहीं होती है। जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उन पे कोई एपीआई नहीं होती। आपको डायरेक्टली डेटा निकालना है तो आप उसके लिए पाइथन की लाइब्रेरीज यूज करेंगे। ओके, सो हम लोग इसको क्या करेंगे अभी देखो। Extracting the data of any website is called web scraping. This saves us a lot of time because we get a lot of data here. क्योंकि हमें मैनुअली डेटा नहीं निकालना है, हमें डेटा एक प्रोग्राम के थ्रू निकालना है। As we already know, if we want to use data in programming, it should be in a structured form. So जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को हमें एक फॉर्मेट में चाहिए, हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए। So उस डेटा को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Okay, we can extract the data of any website in two ways. First क्या होता है, कोई भी वेबसाइट इज प्रोवाइडिंग यू ए एपीआई, लाइक ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पे जाके एक ऑफिशियली डेवलपर अकाउंट बना सकते हैं, एंड डेवलपर अकाउंट में वो आपको एपीआई कीज प्रोवाइड कराएंगे, एंड उस एपीआई की को आप यूज करके अपने कोड में डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से। ओके, एंड जो नॉर्मल जो छोटी छोटी वेबसाइट्स होती हैं, सब वेबसाइट्स के पास एपीआई नहीं होती है, उनके लिए हम लोग वेब स्क्रैपिंग करते हैं, हम लोग उनके HTML पेज से डेटा निकाल सकते हैं। क्लियर व्हाट इज द वेब स्क्रैपिंग? अब हम लोग की वेब स्क्रैपिंग यूज कैसे करेंगे, कैसे हम वेब स्क्रैपिंग करेंगे पाइथन में। टू स्क्रैप द डेटा फ्रॉम पाइथन वी हैव टू इंस्टॉल सम लाइब्रेरीज। एक आपकी BS4 होती है, एक HTML5 लिब होती है, एक रिक्वेस्ट। ये लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। अगर आपके जुपिटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है देन इट इज ओके, अगर इंस्टॉल नहीं है तो उनको पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम लिख के इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद ए एग्जांपल। import request url lib.request and BS4, ये लाइब्रेरी में सीधा इंपोर्ट कर रही हूँ। या फिर एक सेकेंड, एक दूसरा कोड मैंने लिख रखा है, ये समझा देती हूँ मैं आपको। वैसे उसमें भी वो आप खुद ही पढ़ सकते हैं यहाँ से वेबसाइट से।
लाइक हम लोग क्या करेंगे, ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, फिर आपको जो डेटा मिलेगा वो डेटा किसके फॉर्म में मिलेगा, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी वेबसाइट से तो आपको एक यूआरएल चाहिए, तो आप किसी यूआरएल पे एक रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा वो HTML में मिलेगा, लेकिन HTML में जो आउटपुट मिलता है वो क्लीन नहीं होता है, उस आउटपुट को आप क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल सो और BS4। BS4 में से फ्रॉम BS4 वी आर इंपोर्टिंग ब्यूटीफुल सो। So just do with me simply here what I am doing, इसको छोड़ दो, सेकंड ब्लॉक से करते हैं पर। ओके मैंने सारा कोड एक साथ ही लिखा है। Just a second. बेसिकली मेरे को आपको सबसे पहले क्या करना है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, pandas url lib.request and BS4 आप इनको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने पे अगर किसी भी लाइब्रेरी में आपके एरर आ रही है तो आप उस लाइब्रेरी को पिप इंस्टॉल, वो लाइब्रेरी का नेम लिखें। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल ब्रांड निकाल रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एक यूआरएल हिट करना है। कौन सा यूआरएल आप हिट करना चाहते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट की साइट मुझे हिट करनी है, साइट में भी मैं एक पर्टिकुलर पेज हिट करना चाहती हूँ। आप इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, जैसे ये कुछ कोई भी फोन आप फ्लिपकार्ट पे जाके कोई भी वेबसाइट किसी भी फोन का एक पर्टिकुलर फोन का पीस निकाल सकते हो, एंड आप चाहते हो कि रेडमी के या रियलमी के जो जितने फोन हैं उन सब की कॉन्फ़िगरेशन मुझे एक साथ मिल जाए, मुझे वेबसाइट पे जाके नहीं देखना। ओके सिंपली मैं एक साथ उसकी डिटेल्स निकालना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले वो यूआरएल जिसको मैं हिट करने वाली हूँ उसको मैंने किसी वेरिएबल में डाल लेना है। यहाँ पर मैंने एक प्लस ब्रांड एक वेरिएबल रखा है कि मैं यूजर से इनपुट लूंगी, डायनामिक बनाया मैंने कि यूजर कौन से फोन का देखना चाहता है उस फोन की सारी डिटेल आ जाए। सो ब्रांड में यूजर से इनपुट करा रही हूँ एंड यहाँ पे प्लस ब्रांड करा के वो पेज को आगे मैंने यूआरएल लिख रखा है। अब मैं क्या करूंगी, रिक्वेस्ट डॉट गेट, सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट गेट उस पेज को हिट करते हैं। अगर उसका आउटपुट जो लिंक है वो हिट हो रहा है तो उसका आउटपुट आता है 200। प्रिंट देखो यहाँ पे जो आउटपुट है जो मैंने प्रिंट किया वो एक्चुअली HTML डॉक्यूमेंट आ गया, उस पेज का HTML कोड आ गया। रिक्वेस्ट डॉट गेट फ्लिपकार्ट डॉट टेक्स्ट, बेसिकली ये रिक्वेस्ट आपको क्या देता है, HTML डॉक्यूमेंट दे देता है। HTML डॉक्यूमेंट किस में आ गया, लिंक में। लिंक में जो HTML डॉक्यूमेंट आ गया है उसको हम LXML के थ्रू क्लीन कर लेते हैं।
ब्यूटीफुल शॉप में LXML अपन लिखेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा एंड आप अब प्रिंट सूप करोगे अब हमें जो पेज HTML पेज मिला है वो कौन सी फोन का मिला है? सैमसंग का। एंड जो LXML है ये थोड़ा पार्सिंग कर दिया है HTML का। अब हमें क्या करना है, उस पेज में से हमें कुछ चीजें निकालनी है। soup.findAll इसके अंदर आप HTML की डिटेल्स लिखेंगे कि आपको HTML में से क्या क्या चाहिए। आप लोगों को समझ आ रहा है क्या, या मैं थोड़ा और सिंपल एग्जांपल लूं? एक काम करते हैं, वेबसाइट वाला लेते हैं, वो ज्यादा सिंपल है। उसमें 2 पेज ही निकाले हैं अपने गो एडू हब से। इसको आप साथ में प्रैक्टिस कर लो। हमने क्या किया, गो एडू हब हमने यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पैकेज ले लिए, ठीक है। एंड उसके बाद हमने यूआरएल ले लिया, यूआरएल इज इक्वल टू https goeduhub.com। गो एडू हब से हमें गो एडू हब वाले पेज को हमें हिट कराना है। रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल आप डालोगे तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स, अगर ये पेज को हिट कर पा रहा है तो ये रिस्पॉन्स क्या आएगा, 200। और रिस्पॉन्स में जो भी आउटपुट रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट जो आएगा, कंटेंट बेसिकली HTML पेज आ जाएगा जो goeduhub.com पे। मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 200 एंड HTML कंटेंट को मैं प्रिंट कर रही हूँ। तो ये HTML कंटेंट बहुत बड़ा सा, यस 200 मीन्स करेक्ट है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स हम पेज को हिट कर पा रहे हैं। उसके बाद HTML जो आया है रिस्पॉन्स, ये तो रिस्पॉन्स था केवल। रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट आप देखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट जो है वो HTML पेज है, उसको हमने एक HTML कंटेंट में डाल दिया। ओके, हमने HTML कंटेंट में डाल दिया इसको। अब इस ये HTML आपको थोड़ा अच्छा समझ नहीं आ रहा है, इस HTML को हम पार्स करते हैं, इसको हम थोड़ा रिफाइन करते हैं। सो इसको रिफाइन करने के लिए आपके पास पैकेज है ब्यूटीफुल शॉप, BS4 के अंदर ब्यूटीफुल शॉप के अंदर HTML पार्सर होता है, प्रिटीफायर होता है, ये सब हम लगाएंगे तो जो आपका HTML कंटेंट है वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ। अब आप थोड़ा प्रिटीफाई कर दिया हमने HTML को। अब आप देखेंगे ये थोड़ा बेटर है, टैग्स ही हैं, ये बीच की चीजें हट गई हैं। ओके, दिस इज द ब्यूटीफुल शॉप पार्सिंग करी है HTML की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से कुछ इंटरेस्ट की चीजें निकालना चाहते हैं। हमें पेज का टाइटल निकालना है, हमें पेज में से डिव निकालना है, हमें टेक्स्ट निकालना है, फाइल्स निकालनी है, लिंक्स निकालने हैं, वो चीजें हम निकाल सकते हैं।
soup डॉट फाइंड ऑल टाइटल, soup डॉट फाइंड ऑल div, जितने भी div हैं वो सब आ जाएंगे एंड टेक्स्ट आ जाएंगे। टेक्स्ट मीन्स कोई फाइल है तो वो आ जाएगी एंड ए मीन्स एंकर टैग्स आ जाएंगे, फोर्थ एंकर टैग आएगा। ओके, यू कैन प्रिंट दिस वन। केवल div आ गए HTML में से हमारे पास, यहाँ पे हमने div लिखा था, पहले हमारे पास टाइटल आ गया, ठीक है। टेक्स्ट मीन्स कोई फाइल होती तो आ गई, फाइल है नहीं एंड ए मीन्स एंकर टैग, 4 लिंक आ गए उसके, फर्स्ट फोर्थ जो लिंक है वो आ जाए। ओके, सो इस तरह से हम लोग इसके इंटरेस्ट की चीजें निकाल सकते हैं। soup dot find all function है इसमें। yes, I got a question. यस, HTML पार्सर और प्रीटीफाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपका। देखो मैं दिखाती हूँ, रुको। जो सूप आ रहा है, ये हमारा सूप है, ठीक है। इसमें आपके पास फॉन्ट भी है, मेटा भी है, बहुत सारी चीजें। इससे पहले जो ओरिजिनल HTML है उसमें और पार्सिंग में डिफरेंस है। ओरिजिनल HTML में बहुत सारी चीजें हैं, फिर वो पार्सिंग कर दी तो पार्सर ने ऑलमोस्ट कुछ और इसमें प्रिटीफाई के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं। अगर कई बार क्या होता है, एक HTML में और भी कई सारी चीजें होती हैं तो प्रिटीफाई उसको इन टैग्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको और हटा देगा। वैसे इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ये सिंपल पीस था, इसलिए दोनों के आउटपुट में डिफरेंस नहीं है। आप किसी दूसरी साइट से एक बार ट्राई करो। HTML में बहुत सारी अनवांटेड चीजें होती हैं, वो भी नॉर्मल सूप में आ जाती हैं पार्सिंग के साथ, बट प्रिटीफाई में वो सारी चीजें हटा देता है नेसेसरी। प्रिटीफाई का मतलब उसमें से उसको थोड़ा सा हम प्रॉपर कर रहे हैं, बाकी आपका काम तो नॉर्मल सूप से भी चल जाएगा, बट आपको एटलीस्ट HTML पार्सर तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ऊपर वाला आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ओके, और उसके बाद आप पर्टिकुलर पार्ट निकाल सकते हो उस HTML में से, टाइटल, डिव, टेक्स्ट, ए, जो भी आप चाहो। महिपाल इज आस्किंग मैम इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कैसे डिस्प्ले करें। अभी बताती हूँ, पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप इसको डिस्प्ले नहीं, इसमें से जो पर्टिकुलर चीजें आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, आप एक एक्सेल बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो, बट उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कि आपको क्या क्या उसमें से चाहिए। ऐसे पूरे HTML को आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, उसमें से कुछ चीजें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आगे बताती हूँ, रुको। अभी हम उसमें से कुछ चीजें निकाल रहे हैं, लाइक हमें केवल टाइटल चाहिए, हमें डिव चाहिए, हमें टेक्स्ट चाहिए, हमें ए चाहिए।
जैसे इसमें एंकर टैग क्या था, ए ये था, उससे पहले तक के सारे डिव है। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप कह रहे थे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में निकालना है मैम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई लिस्ट लूप कुछ इस तरह की चीजें, जैसे मैं चाहती हूँ कि गेट ऑल द लिंक्स फ्रॉम HTML पेज, मुझे केवल लिंक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, soup डॉट फाइंड ऑल ए, ये एंकर में आ जाएंगे, फिर उस एंकर में एक लूप लगाऊंगी, हर लिंक को गेट करना मुझे, href इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू हैश, यानी जहां पे एम्प्टी नहीं होगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, लिंक प्रिंट को कैसे करेंगे, www.goeduhub.com प्लस लिंक गेट। इस कोड को आप रन करोगे देखो, तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पूरा डेटा मिल जाएगा। इसमें इंडेंटेशन है, ये देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको केवल और केवल लिंक्स मिल गए जो उस पर्टिकुलर पेज पे थे, कि वो पेज और कौन कौन से पेजेस से लिंक्ड है। फाइंड ऑल ए, एक सेट लिया हमने एम्प्टी, एंड फिर हमने क्या किया, लिंक इन एंकर, एक लिस्ट बन गई सारे लिंक्स की। फिर हम क्या कर रहे हैं, इफ लिंक डॉट गेट href इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको लिंक प्रिंट को इस तरह से ऐड कर रहे हैं, और फिर जो हमारा ऑल अंडरस्कोर लिंक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करते जा रहे हैं डॉट हेड से। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको इसका बताया है, वेब स्क्रैपिंग का। इसके अलावा आप लोग और भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट की साइट है कोरोना वायरस के, कोविड-19 के अपडेट्स दे रही है, जैसे कौन से स्टेट में कितने केस आ रहे हैं पर्टिकुलर डेट पे, आप उस वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उनको आप मैटप्लॉट यूज करके ग्राफ के फॉर्म में शो करा सकते हैं, एंड ऐसा एग्जाम्पल होगा भी अपने वेबसाइट पे। विजुअलाइजेशन ऑफ कोरोना वायरस केसेस ऑन मैप, ये इसको देख सकते हो आप, विजुअलाइजेशन ऑफ कोरोना कंफर्म केसेस इन इंडिया। और सिंपल आप मैटप्लॉट, ये जियो, इसमें जियो पांडा भी यूज हुई है जो ग्राफ बनाने के काम में आती है, जियो पांडा भी आप खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन में। और आप अभी तो सिंपल सिंपल डेटा निकाल के उसके सिंपल बार ग्राफ कुछ इस तरह के सिंपल उसमें जो इंक्रीजिंग का ग्राफ टू नम इन टोटल डेज के रिस्पेक्ट में आप केसेस का ग्राफ बना सकते हो कि कैसे इंक्रीजिंग हो रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है। ओके, you can try this example.
सो दिस इज द वेब स्क्रैपिंग। मैंने एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया है, एक आइडिया दिया मैंने कि आप डेटा पाइथन में कैसे वेब स्क्रैपिंग यूज करते हैं। बाकी अपने कोर्स में वेब स्क्रैपिंग और ये सब इंक्लूडेड नहीं है, बट स्टिल आई एम गिविंग द आइडिया हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट. You can study in deep on this topic and you can do the some worthful thing. Latest trending topics पे कुछ चीजें करो. Okay? So I think you got a basic idea of the web scraping. Can you confirm me? Try it after the class. And I think this is enough for today. We have left only one topic, that is the unsupervised learning. वो हम कल कर लेंगे. So tomorrow is the your last class, like इस time period में जो अपनी 2 to 4 के time में होती है, कल का last class होगी. उसके बाद आपका 4:30 से continue रहेगा. Okay? Maipal is asking a question. मैम लाइव कैम से फेस डिटेक्शन को अपन किसी डेटाबेस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मतलब उसका फेस मैट्रिक्स डेटाबेस में है या नहीं, उसमें लाइव कैमरे से फेस डिटेक्शन को अपन किसी डेटाबेस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक्चुअली महिपाल जस्ट वेट, कंपैरिजन ये करने के लिए आपको उससे पहले न्यूरल नेटवर्क आना चाहिए. वो डिटेक्शन नहीं होता है, आप फेस कंपेयर जो करेंगे दैट इज द फेस रिकॉग्निशन. तो हम लोग अपना डेटाबेस भी बनाएंगे और उसके बाद हम लोग लाइव कैमरे में फेस रिकॉग्निशन भी करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. मैं ये एक्सरसाइज आपको क्लास में करा दूंगी. अभी आपको पहले, उससे पहले आपको न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट किया है मैंने. सो न्यूरल नेटवर्क आना चाहिए, उसके बाद हम ये सब कर पाएंगे. डीप लर्निंग में ये सब हम करेंगे. ओके? लाइव फेस रिकॉग्निशन का प्रोजेक्ट मैं क्लास में करा दूंगी. Okay, so I think this is enough for today and we will continue at 4:30, right? Okay, any other question? Otherwise we can close for the today. Okay, bye bye.